फिल्मों की जो स्टोरी लाइन है वो हमें छोटे शहरों की तरफ ले जा रही है। तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर जो है वो बरेली आने की बात करते हैं हम लोग से, लेकिन बरेली अब बड़ा हो गया। बहुत बेहतरीन लोकेशंस इस फिल्म में मिलेंगी जो अभी इनकी रिलीज़ हो रही है 31 तारीख को। क्या होता है जब युवाओं को इंजीनियर और डॉक्टर बनने से बेहतर है कि इस लाइन में आए। पास आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। आप देखिए यहाँ जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे कहानी बदलती जाती है। आज हम मौजूद हैं बरेली के प्रतिष्ठित क्लब में जिसका नाम है उपजा प्रेस क्लब, जहां पर पत्रकारों का संयोजन होता है। पत्रकार लोग मौजूद रहते हैं और तमाम पत्रकार यहां पर बैठकर अपने सारे कार्यकलापों को निपटाते हैं। आज हम यहां पर मौजूद हैं इसलिए क्योंकि आज एक गहन चर्चा की तरफ हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, आप लोगों को रूबरू कराना चाह रहे हैं। वो चर्चा आज हमने शुरू करी है, करने जा रहे हैं। एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है कल शुक्रवार को, यानी 21 फरवरी को हिंद सिनेमा में। वो फिल्म बरेली के कलाकारों द्वारा बनाई गई है और बरेली में ही रिलीज़ हो रही है फ़िलहाल अभी, और अपनी पूरी लेंथ की फ़ीचर फिल्म है। वो 3 घंटे की फ़ीचर फिल्म है, 3.25 घंटे की, और बरेली के हिंद टाकीज में रिलीज़ हो रही है। उसमें 2 गाने भी हैं। अब चूँकि बरेली में फिल्म बनी है, बरेली के कलाकारों के साथ बनी है, बरेली के कलाकार उसमें जुड़े हुए हैं, बरेली के किरदार उसमें जुड़े हुए हैं, कहानीकार यहीं के हैं, उसके जो म्यूजिशियन हैं वो यहाँ के हैं, और लोग भी तमाम जितने भी उससे टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग बरेली के हैं। शूटिंग भी उसकी बरेली में हुई है। अब सवाल ये उठता है कि बरेली शूटिंग के लिए कितना मुफीद है, और उससे पहले भी सवाल ये उठता है कि क्या बरेली में फिल्मों को बनने की आज़ादी है, क्या व्यापकता है, बरेली में फिल्में बना सकती हैं, क्या इतने लोगों का सपोर्ट है, इतनी चीज़ों का सपोर्ट है, इतने प्रॉप्स हैं वहाँ पर, इतनी लोकेशंस हैं यहाँ पर, इतनी जगहें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि क्या बरेली में फिल्म बनना पॉसिबल है। तो पहली शुरुआत इसी सवाल की करेंगे। हमारे साथ उपजा प्रेस क्लब के आदरणीय अध्यक्ष श्री पवन सक्सेना जी, हमारे बीच डॉक्टर पवन सक्सेना जी मौजूद हैं। हमारे साथ दूसरी तरफ फिल्म राइटर हैं गुडविन मसीह जी मौजूद हैं, और फिल्म के डायरेक्टर जो अभी फिल्म के बारे में चर्चा कर रहा था उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं राजीव कुमार शर्मा जी। ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये फिल्मों की उत्सुकता, फिल्मों को देखने की चाहत सबके अंदर होती है। और बचपन में हम सभी लोगों ने फिल्म की टिकट खिड़की में हाथ डाल डाल के टिकट खरीदे हैं, और पट्टों पर बैठ के से लेकर के आज पीवीआर के अच्छी गद्दियों में बैठकर सिनेमा देखा है, फिल्में देखी है। तो उन फिल्मों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। फिल्में कहीं ना कहीं छूती हुई निकल जाती हैं हमारे जीवन से। कई सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये लगती है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो आज इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे उन्हीं सब चीज़ों के विषय में। तो सबसे पहले मैं पवन जी से एक पहला सवाल पूछना चाहूँगा। पवन जी, सबसे पहले तो एक बचपन की तरफ आपको सिनेरियो को ले चलता हूँ, चूँकि बचपन की मैंने बात की। क्या क्रेज़ आपका रहता था और लोगों के तमाम हम लोगों की तरह? क्या फिल्म देखने का वैसी क्रेज़ रहता था? खिड़की पे भीड़ हुआ करती थी, उस समय में बड़ा मुश्किल होता था टिकट मिल जाना, ब्लैकिंग होती थी, चढ़ के हम लोग हाथ डाल के टिकट लिया करते थे। क्या ऐसा जीवन पवन सक्सेना ने बताया है? जी, मैंने देखा है। और जब हम भी छोटे थे और ख़ासतौर पर जब स्टूडेंट लाइफ थी तो फिल्में देखना और फिल्म को लेकर जो क्रेज़ होता था, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी सिनेमाघर, बड़े सिनेमाघर थे, वहाँ पे खूब ब्लैक होती थी टिकट्स की। लोग दीवाने होते थे फिल्मों, क्योंकि टेलीविज़न का उतना दौर भी नहीं था, टेलीविज़न नया नया आ रहा था और फीचर फिल्में बनती थीं। और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि उस समय की जो फिल्म थी वो ज़्यादातर जो केंद्रित थी वो बॉम्बे बेस्ड थी। हिंदी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो बॉम्बे बेस्ड थी। लेकिन अभी के दौर में 21वीं सदी के अब लगभग 25 साल गुजरने को हैं, इस समय में अगर आप देखिए तो फिल्मों की जो स्टोरी लाइन है वो हमें छोटे शहरों की तरफ ले जा रही है, वो हमको बहुत सामान्य कैरेक्टर्स की तरफ ले जा रही है। और खूबसूरती से गुडविन भाई बैठे हैं, ये तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, फिल्मों के लिए लिखते हैं। राजीव शर्मा जी तो खुद ही फिल्म निर्माता हैं, आप भी अच्छे कलाकार हैं। तो अभी जो नया वाला दौर है ये छोटे शहर, अब तो बरेली भी छोटा शहर नहीं है मैं इसको कहूँगा, बल्कि अब हम भी छोटे शहर की परिभाषा से बाहर निकल गए हैं, लेकिन हम मेट्रो भी नहीं है। तो जो नॉन मेट्रो सिटी हैं उसकी तरफ भी फिल्म की दुनिया आकृष्ट हो रही है, और बरेली इसके लिए सबसे मुफीद है। बहुत अच्छी बात कही पवन जी आपने। मैं स्टोरी की आपने बात की, पहले गुडविन जी से एक सवाल भी लूँगा, फिर आपके पास आता हूँ लड़के। गुडविन जी, कहानी की अगर बात करें तो कहानी की तब की फिल्मों में आपने तो इतने साल, अपने जीवन के 40 साल बिताए इस इंडस्ट्री में, तो कैसा तब की कहानियों में, आपकी कहानियों में पवन भैया ने जैसे कहा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होने लगी हैं, लोगों के घरों की कहानी दिखाई जा रही हैं, आपस की कहानी दिखाई जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन क्रियाकलापों, उनके चलन से संबंधित, उनको छूती हुई कहानियाँ हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, डिजिटलाइजेशन हो गया है आज, और कहानियों के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता था, काल्पनिक कहानियाँ भी चलती थी और उसके अंदर बहुत सारा मसाला डाला जाता था, लेकिन अब रियल स्टोरी आनी, क्योंकि हर घर के अंदर एक कहानी मौजूद हो गई है। और इस चीज़ को साबित कर दिया एकता कपूर ने भी, कहानी घर घर की बना के, और बहुत लंबा एक ऐतिहासिक सीरियल उसने उन्हें बनाया। तो इस तरह आवश्यकता के अनुसार कहानी लिखी जाती है कि हम किस
वर्ग के लिए कहानी लिख रहे हैं, युवाओं के लिए लिख रहे हैं, या सबके लिए लिख रहे हैं, या मसाला फिल्म लिख रहे हैं जिसमें एंटरटेन भी होता है और जिसमें ग्लैमर भी होता है और इसमें ये क्या कहते हैं क्राइम भी होता है, बहुत सारी चीज़, हर इंसान के मतलब की चीज़। किसी को क्राइम देखना पसंद है तो किसी को थ्रिल देखना पसंद है, किसी को सस्पेंस देखना पसंद है, किसी को ग्लैमर देखना पसंद है, तो किसी को स्टोरी पसंद है, किसी को घरेलू चीज़ें पसंद है। तो इसी तरह की चीज़ें आवश्यकता अनुसार, जैसी जैसी आपकी आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मेरे से मुंबई में जब स्क्रिप्ट लिखाते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट अपने आप देते हैं कि हम इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते हैं, अब इसको कैसे कैसे करना है। स्टोरी लाइन, जैसे कि अभी पवन भाई साहब ने बताया कि स्टोरी लाइन जो होती है पहले से ही तैयार की जाती है उसके बाद, और आज तो राइटर ही डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ही राइटर होता है। ये भी चीज़ें पहले 4-5 भागों में फिल्म बनाई जाती थी, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो सिर्फ ये है कि आपके पास पैसा आया और आपने कहानी लिखी और आप डायरेक्टर हैं और आपने आर्टिस्ट बुक करे, क्रू बुक किया और फिल्म शूट हो गई। बरेली तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अब तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो बरेली आने की बात करते हैं, हम लोग से कहते हैं कि भाई हम एक फ़िल्म बरेली बनाना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बर्फ़ी बरेली की है, मुक्केबाज बनी है, अलीगढ़ बनी है। इन सबको देख के लोगों ने देखा कि ये सबसे ज़्यादा शांत इलाका है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है और यहाँ आराम से शूटिंग हो जाती है। लोग परेशान नहीं करते हैं शूटिंग करने के लिए जब क्रू आता है, क्योंकि बाहर तो क्रू आ जाता है तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है, जाम भी लग जाता है। तो उस चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ें जो हैं बरेली एक फ़िल्म के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के युवाओं को इंजीनियर और डॉक्टर बनने से बेहतर है कि इस लाइन में आए, क्योंकि इस लाइन में नेम, फेम एंड मनी तीनों चीज़ है। अपना करियर बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, पैसा भी है उसमें। और तो ये होना चाहिए। कहानी हर युग में बदलती है, समय के अनुसार चलती है, जैसे जैसा समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे कहानी बदलती जाती है। बहुत अच्छी बात कही गुडविन जी ने, कहानी बदलती रहती है हर दौर के साथ। राजीव जी, एक सवाल आपके पास आ रहा हूँ मैं, उससे पहले पवन भैया से भी एक सवाल पूछूंगा। आपके लिए सवाल जो इनके शब्दों में आया कि राइटर ही डायरेक्टर है, डायरेक्टर ही राइटर है, आपकी फिल्म में ऐसा ही है, ठीक है? आप तो प्रोड्यूसर और सिंगर और सभी चीज़ें हैं, तो ये सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। उससे पहले पवन भैया से मैं एक पूछना चाहूँगा, पवन जी से, कि पवन जी अभी इन्होंने एक बात और कही कि फिल्म बरेली में कई सारी बनी, अलीगढ़ बनी, मुक्काबाज बनी, कई और किरदार की फिल्में बनी, तमाम तरह की छोटी मोटी फिल्में बनी, शॉर्ट फिल्में भी बनती हैं। क्या बरेली शहर आपको लगता है पूरा एक सेट एरिया है फिल्म इंडस्ट्री की डेवलप होने के लिए या फिल्में बनने के लिए, ऐसा है? जी, मुझे लगता है, मुझे इसलिए लगता है, देखिए एक तो हमारी एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब हम बॉम्बे से सीधे हमारे पास फ़्लाइट है, तो जो भी लोग, क्योंकि फिल्म निर्माण का ज़्यादातर कार्य, उसका टेक्निकल पार्ट वो सब बॉम्बे से ही सेंट्रलाइज होता है। और बरेली की एक खासियत क्या है, क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर में कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, जो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। लोग सिर्फ नैनीताल को जानते हैं, लेकिन नैनीताल के अलावा भी अगर आप थोड़ा और आगे पीछे जाएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत लोकेशन मिलेंगी। इसके अलावा इस शहर में भी बहुत मल्टी डाइवर्सिटी है। आपको यहाँ पुराना शहर मिलेगा, जो मुझे लगता है फ़िल्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा एक लोकेशन है, जिसमें आप कोई भी शूट कर सकते हैं। बरेली कॉलेज में हंसल मेहता साहब ने, राजकुमार राव साहब ने अलीगढ़ को शूट किया है। और इसके अलावा बहुत, मतलब एक तरीके से मुफीद शहर है ये फिल्मों के निर्माण के लिए। और जैसा गुडविन भाई कह रहे थे कि यहाँ वैसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी सहयोग करता है, यहाँ के लोग भी सहयोग करते हैं। तो अगर आपके माध्यम से ये और भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बरेली यहाँ पे जो फिल्मकार हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, बरेली आते हैं तो बरेली उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि एक बार बरेली को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और जैसा कि शर्मा जी ने, हमारे राजीव शर्मा जी ने इस काम को अभी करके दिखाया है, और बरेली की आपको बहुत बेहतरीन लोकेशंस इस फिल्म में मिलेंगी, जो अभी इनकी रिलीज़ हो रही है 21 तारीख को। क्या होता है जब इन टाकीज़ में, तो इसमें आपको बरेली काफ़ी दिखाई देगा, लगभग 90% बरेली दिखाई देगा। तो इससे भी आपको समझ में आएगा, अगर आप फिल्म निर्माण से जुड़े हैं तो ये कंप्लीट पैकेज है बरेली और आसपास के इलाके में, जहाँ पर आप कंपैरेटिवली कम बजट में ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने इससे जुड़ी हुई एक छोटा सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही, पीलीभीत की कुछ लोकेशनों पर भी कुछ बात चल रही है इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। क्या इन दोनों चीज़ों के बनने के बाद इस क्षेत्र में कुछ बूम आने की संभावना है, बरेली के लोगों के लिए, बरेली के किरदारों के लिए, बरेली की जगहों के लिए और बरेली के कलाकारों के लिए? सचिन भाई, आपको एक बड़ी अलग सी बात बताता हूँ मैं। हम लोग अभी पिछले दिनों घूम रहे थे, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। बरेली में काफ़ी सारे मित्रों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टूडियो बना रखे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टूडियो बना रखे हैं और काम हो रहा है, काम हर लेवल पे हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मीडिया के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो ये जगह और जो बात बूम की आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर काफ़ी अच्छे काम किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस दिए हैं, बहुत अच्छी उन्होंने योजनाएं दी हैं। और मुझे लगता है कि इस काम को लेकर अगर बरेली बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म कंपनीज आती हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत भी होगा और उनको मनमाफिक मदद भी मिलेगी। यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा ना, काम भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को महत्वपूर्ण बात तो यही है। हाँ, मंच मिलेगा क्योंकि हमारे पास आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। आप देखिए यहाँ थिएटर फेस्टिवल होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं हमारे बीच में से। टेक्निकल पार्ट के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो बाहर के टेक्निकल पार्ट को बरेली में से करके भेज रहे हैं। तो ये इसको अब आप छोटे शहर के तौर पे मत लीजिए, नॉन मेट्रो सिटी ज़रूर है लेकिन बरेली अब बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हाँ। अच्छा राजीव जी, क्या लगता है फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलें आई? बरेली के लोगों का सपोर्ट मिला आपको? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा, डायरेक्टर ही राइटर है, राइटर ही डायरेक्टर है, ये सीधा सीधा घुमा के इशारा आपकी तरफ था। क्या सवालों का जवाब है? नहीं, सवाल ये बहुत अच्छा रही है कि राइटर ही डायरेक्टर है, डायरेक्टर ही, वो आती है समस्या। क्या है कि हम किसी भी टॉपिक पे जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, किसी भी चीज़ की छोटी हो या बड़ी फिल्म हो, हम उसको इमेजिन जब करते हैं तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक राइटर होता है, और एक्टर सेकेंडरी चीज़ है। पता है होता क्या है कि जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो मुझे मालूम है कि इस करेक्टर में ये बंदा फिट बैठेगा, ठीक है, और वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है तो डायरेक्टर हट गया, वहाँ से एक्टर आ गया उसके बीच में, ठीक है। और जब देख लेता कि नहीं, अब नहीं निकल पा रहा है उससे, तो उससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता उसके अंदर। और फिर स्टोरी को जो टाइमलाइन लिखी जाती है, करेक्टर को डिज़ाइन किया जाता है उसके अंदर। मैंने जितने भी काम किया अभी तक, पहले आर्टिस्ट को पहले मैं देखता हूँ कि ये बंदा उस करेक्टर में फिट बैठता नहीं बैठता है, फिर उसकी वॉइस टेस्ट करता हूँ कि ये उस करेक्टर में बैठता नहीं बैठता है, फिर डायलॉग्स मैं उस पर लिखता हूँ जो उसकी भाषा में सही से बैठ जाए। तो जहाँ तक मेरे साथ नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, इन्होंने 2 करेक्टर किए हैं और ये कांतिलाल जी की भूमिका में एक छोटी सी बहुत अच्छा करेक्टर किया है। तो इनको भी मैंने सिर्फ एक ही बार देखा था कि इनकी वॉइस चेक करी और फिर इनका एक्ट देखा, तो वॉइस से एक्टर डायलॉग उनके मर्ज कर दिया, उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वही चीज़ है कि आप इमेजिनेशन क्या कर रहे हैं, और इमेजिनेशन अच्छा है तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। कहीं ऐसा नहीं फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप ही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे साथ जो मैडम थी उन्होंने क्या कहते हैं इसका कास्टिंग सारी की थी, लेकिन जो मिलवाते गए, बाकी फाइनलाइज मैंने किया था सबको। मतलब सवाल वही है, मतलब हाँ वही है। हाँ वही। अच्छा, ये कैसा लगता है आपको फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का तो बरेली के लोगों का सपोर्ट मिला आपको या नहीं? नहीं, बरेली के अब मैं ये नेगेटिव नहीं कह सकते हो कि ना कोई मतलब टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं आई, बस कुछ कलाकारों ने तो कुछ गड़बड़ करी थी बीच में, जिस वजह से 3-4 साल बर्बाद हुए। और मैं वो खोल दूँ को तो, क्योंकि मेरे खिलाफ FIR दर्ज तक हुई है मेरे, है ना। हाँ, तो वो कई सारी टेक्निकल दिक्कतें आई हैं, फिर वो लॉकडाउन लग गया बीच में, 2 साल वो बर्बाद हुए, फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गई, 1 साल पूरा सेंसर पे लग गया जाकर के, कि कई सारी टेक्नोलॉजी बदल गई थी। जो हमने 10 साल पहले सेंसर कराई थी एक फिल्म, तो वो आसानी से हो गई, DVD में हो गई थी। यहाँ जब मुझे मार्च में जब मैं सेंसर कराने गया तो उन्होंने कहा ये DCP बनती है, वहाँ एक टेक्निकल टर्म आ गया, उसको रीड करने में और करने प्रोसेसिंग में जाके दिसंबर लग गया। तो अब जाके जैसे सर्टिफिकेट आया तो मैंने फिर कोशिश करी जल्दी से जल्दी निकाली जाए इसको। अच्छा, फिल्म आप जब सेंसर बोर्ड के पास ले गए, NFDC ले गए, तब क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब उन्होंने आपको कैसा आपको वेलकम किया, किस तरीके से? मुझे वहाँ पर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 100% प्रोसेसिंग केवल उसकी ऑनलाइन थी। और हम जो कहते हैं कि कहीं पे कोई नेगेटिव फीचर्स आते हैं कि आदमी कहता है वहाँ मेरी फाइल पास नहीं हो रही है, ऐसा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टाइम टू टाइम आप क्लिक करते जाइए, आपका डाटा ओके होता जाएगा, वहाँ से रिवर्ट मिलता जाएगा। मुझे ऐसा कोई प्रोसेसिंग वहाँ पे दिक्कत नहीं आई कि मतलब कि कोई, मेरे पिताजी एक बार बोले कि ऐसा तो नहीं है कहीं इस वजह से हटका रखी उन्होंने, कुछ चाह रहे हो वो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने नंबर, पर्सनल नंबर ही नहीं दिया, कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं दिया, एक PNT नंबर है, उस पर आप जितने बार कॉल करेंगे आप वैसी बात करते हैं जैसे कि वैसे होती, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ कहा, आपकी तार इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसे सही करिए, भेजिए। हमने तुरंत भेजी, ओके कर दी। फिर लास्टली 28 दिसंबर को उन्होंने कहा कि एक अब जो फाइनल स्क्रिप्ट है आपकी, उसको अंडरलाइन करके जो आपने कट लगाए इसके अंदर, जैसे ही भेजी और 24 मैसेज आएगा, 24 आवर्स के अंदर आपके पास मैसेज, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। और मेल पे मेरे पास 7 तारीख को मैसेज आ गया। तो मुझे वहाँ पे सेंसर पे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनके जो प्रोसेसिंग है आप इक्वलिटी करते जाइए, एक एक चीज़ उनकी फाइनल कर दी जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो उनकी फीस है तो पहले जमा हो जाती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। जो NFDC में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा खासा वेलकम था वहाँ पर। बस थोड़ी कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्होंने बताया कुछ था और वहाँ जाकर उन्होंने कह दिया ओके पेपर लेके आइए। अच्छा, मैं पूरी फाइल साथ में लेके जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स ये लिखाइए, मैंने तुरंत पूरी फाइल रख दी सामने, ये रही। बोले डॉक्यूमेंटेशन हमें बहुत बढ़िया किया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप ठीक है जाइए, आपके पास लेटर आ जाएगा वहाँ से, मुंबई से। 24 घंटे के अंदर मेल आ गई, उसमें बताया कि 3 डायलॉग्स कुछ मिसिंग थे, ये हटा दीजिए। मैंने हटा दिया उसमें से, उसके बाद ओके कर दिया। फिर उन्होंने कह दिया इसमें स्क्रिप्ट में ये अंडरलाइन कर दीजिए,
3-4 बार गड़बड़ हुआ, बस ओके हो गया। इसमें पवन जी वो वाली बात आती है जो अभी आपने कहा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। देखिए एनएफडीसी की तरफ से इन्होंने सारे नियम फॉलो करे, इनका बड़ी आसानी से हो गया। तो आपने जो बात कही कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इसको, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट इस तरह की फिल्मों को अब बरेली में मेकिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए, अब वो समय आ गया? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और ख़ास तौर पे इस बिज़नेस से जुड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी है फिल्म इंडस्ट्री, तो इस बिज़नेस से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है उनको बरेली संपर्क करना चाहिए। जैसे राजीव शर्मा जी से संपर्क करना चाहिए, आप लोगों से करना चाहिए, और बरेली का मीडिया जगत भी उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। बरेली बहुत अच्छा शहर है और यहाँ पर आपको हर तरीके की सुविधा भी मिलेगी। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे पास मौजूद हैं, बहुत अच्छे टेक्निकल हैंड्स मौजूद हैं। तो मुझे लगता है बरेली में अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बजट के लेवल पे भी दूसरे शहरों के मुकाबले आपको ये शहर सस्ता बैठेगा। और पहले भी जिन लोगों ने किया है उनको फ़ायदा हुआ है इसमें। गुरमीत जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि बरेली के लोग या बरेली के प्रशासन या बरेली की टीम या बरेली के तमाम लोग जो आर्टिस्टिक टैलेंट के, क्या वो सपोर्टिव हैं आपको लगता है? और बरेली में इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए? देखिए, फिल्म तो हर दिन बनने के लिए तैयार है। सबसे पहली चीज़ आती है फाइनेंस की। अगर आपका जो बजट है उसको कोई बजट को मीट आउट करने के लिए तैयार है तो हर दिन फिल्म बन सकती है। यहाँ देखिए, एक्टर से खाली फिल्म नहीं बनती है, डायरेक्टर से खाली, राइटर से फिल्म नहीं बनती है, फिल्म बनती है क्रू से, और क्रू के लिए चाहिए पैसा। तो वही सारी प्रक्रिया है जो मुंबई में बस ये है कि शहर बदल जाते हैं, और बरेली शहर को ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना जाता है बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है बरेली। और जब भी बरेली मैं मुंबई होता हूँ कभी भी, तो ये बात चलती है, किसी को ये नहीं पता, कोई नहीं पूछता बरेली कहाँ पे है। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ फाइनेंसर होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स होना चाहिए, और क्या कहते हैं जो कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार को भी देखिए टाइम पर पैसा चाहिए। अगर जो मज़दूर है उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो उसमें ढील डाल देता है, आनाकानी करता है, टाइम पर नहीं आएगा, आपको परेशान करेगा। तो उतनी ही परेशानी तब होगी जब आप उसको बुक करेंगे बाकायदा। बहुत पैसा मत दीजिए, वो थोड़े में खुश हो जाएगा, लेकिन कलाकारों को पैसा मिलना चाहिए यहाँ पे। और जितने भी टेक्नीशियन हैं या जो लोकेशन हम हायर कर रहे हैं, जो हमने उनसे कमिटमेंट किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यहाँ लोकेशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ हर तरीके की, यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर से लेके आपको मैनेजर तक मिल जाएंगे है। और इतनी फिल्में बनी है, सब मैनेज यहीं के लोगों ने कराए। जितनी वो लोग अपने लोग लेके थोड़ी ना आए थे, खाली क्रू लेकर आए थे, कैमरा लेकर आए, लाइट लेकर आए, बाकी तो सब एक्टर लेकर आए, बाकी सब यहाँ पर थे। यहीं के लोगों ने फिल्म बनाई। और आपने अलीगढ़ भी देखी, मुक्केबाज भी देखी, बरेली की बर्फ़ी भी देखी, बल्कि जी पर एक सीरियल चलता है, मैं उसका नाम भूलना, वो उसकी तो आज भी शूटिंग हो रही है, पिछले 3 साल से शूटिंग हो रही है बरेली में, और बराबर वो चल रहा है, बहुत अच्छे उस पर चल रहा है। मैं आपको नाम बताऊंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बरेली बहुत समृद्ध है इस मामले, हर चीज़ में समृद्ध है, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो इसमें फिल्म में हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में समृद्ध है। बस ये प्लेटफार्म आपको मिलना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। आपके लिए सब लोग मिल जाएंगे, हायर करके देखिए। बहुत अच्छी बात है पवन जी। एक और मैं सवाल आपसे छोटा सा लेने के बाद आखिरी सवाल राजीव जी से लूँगा। वैसे मेरे साथ बहुत सारे किरदारों ने बचपन में यहाँ काम किया बरेली में, कई नाटकों में, कई फिल्मों में, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए। हिबा नवाब हो गई, या जो अभिमन्यु बनते थे वो हो गए, कोई पारस हो गए, और तमाम ऐसे कई सारे लोग जो थे मैंने बरेली में मेरे साथ स्टेज पर रहे, कार्यक्रमों में रहे या प्ले के दौरान रहे, वो आज अच्छे कलाकार हैं। क्या इस फील्ड में जाना आज के युवकों को आप निर्देशित करोगे या आप उन्हें राय दोगे कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, रोजी रोटी ढूंढनी चाहिए? क्या रोजी रोटी लगता है आपको इसमें है? देखिए, मेरी जितनी समझ है, मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, आप तो बहुत ही मकबूल आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं आर्ट के बारे में उतना नहीं जानता, ख़ासतौर पे एक्टिंग के बारे में। पर मुझे एक बात समझ में आती है कि फिल्म बनाने वाले हों, एक्टिंग करने वाले हों, कोई शायर हो, कोई कवि हो, ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं बन सकते। ये अंदर से आती है भावना। तो अगर आपके अंदर खुद से महसूस होता है कि वो टैलेंट है, आपके अंदर खुद से लगता है कि आप एक्ट कर सकते हो, आपको वो चीज़ पसंद है, तो इससे अच्छी कोई फील्ड नहीं है। बशर्ते आपको पसंद हो, वो आपकी रुचि हो, रुचि का विषय हो। लेकिन अगर आपकी रुचि का विषय नहीं है तब मैं ज़रूर नहीं कहूँगा। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, जिनके अंदर से वो बात आती है कि वो एक्ट कर सकते हैं, वो फिल्म में काम कर सकते हैं, वो एक अच्छा गाना गा सकते हैं, वो आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट्री एक होना एक एटीट्यूड है, आर्टिस्ट होना एक समझ है, एक वैसे ही बनना है, लिखना भी लगभग वैसा ही है। तो अगर आप अंदर से वैसे हैं
तो फिल्म इंडस्ट्री आपको वेलकम करेगी, क्योंकि यहाँ टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और अब इस शहर में भी वो दरवाज़े खुल रहे हैं, आप लोगों की वजह से खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और एक लास्ट लाइन में आपसे बोलूँगा कि जो राजीव भाई ने फिल्म बनाई है 21 को रिलीज़ हो रही है हिंद टाकीज में, क्या होता है जब, तो क्या होता है जब को ज़रूर देखिए। और हमारे साथियों का, राजीव शर्मा जी का, सचिन श्याम भारती जी का, गुडविन जी का और इनकी पूरी टीम का आप मनोबल बढ़ाइए। आपके शहर के लोग हैं, ये आगे बढ़ेंगे तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे। हर पर्सन के लिए एवरीथिंग 16 प्लस, मतलब 16 से तो बच्चा होता है, उसको नॉलेज भी होती है, लेकिन जो भी युवावस्था में जा रहा है, कई सारे प्रेम संबंध होते हैं, कभी एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगा, सुसाइड कर लिया, या किसी धंधे में मन नहीं आया, उसमें सुसाइड कर लिया, तो उसमें कहाँ जाएगा फिर वो आदमी? तो उन चीज़ों से बचा जाए। जब आदमी हार जाता है हर चीज़ से, तो क्या करता है, मतलब इस मंजिल पे ऊपर चढ़ रहा है, वो अचानक से उसे ब्रेक डाउन हो गया, पैसा भी खर्च, वो खुद खत्म, अब शुरुआत कहाँ से करे? तो वो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए ज़िंदगी की, वो इस सब्जेक्ट में दिखाया गया कि ज़िंदगी जीने का और भी रास्ते हैं, खत्म नहीं होती है वो, जब तक है तब तक आप सर्वाइव कीजिए। हाँ, मतलब हारने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ, और क्या होता है जब जी अगर कोई इंसान फेल हो रहा है तो उसके बाद क्या है आगे, वो चीज़ उसके बाद क्या करना? हाँ, वो टाइटल जो है वो आपको सबको सवालों का जवाब देता है, और इसमें करीब 12-13 समस्याएं जो जीवन में आती हैं, उन सबका सिस्टमेटिक तरीके से अंदाज दिया हुआ है, जवाब दिया हुआ है। ये हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं 2-3 लोगों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी। मुकेश जी, आप फिल्म क्यों देखेंगे? आपका मन में क्या है, क्यों ये इस तरह की या इस तरह की फीचर फिल्म या किसी भी तरीके की फीचर फिल्म में मुकेश तिवारी जी क्यों देखना चाहेंगे, या कोई एक आम आदमी जो आपकी सोच रखता हो, आपकी तरह रखता हो, क्यों देखेगा फिल्म? देखिए, फिल्म देखने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि एक तो मनोरंजन होना चाहिए, कि उसको या तो एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, उसके साथ उसमें स्टोरी भी हो, कुछ कहानी भी हो जो देखने के बाद उसको मैसेज मिले, और साथ में संगीत होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिला के फिल्म बनती है, तब लोगों का रुझान फिल्मों की ओर पड़ता है। आजकल देखा जा रहा है कि फिल्मों के अंदर कहानी का अभाव है, संगीत का स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य तो यह है जो फिल्म में एक तो एंटरटेन करे और स्टोरी है, अच्छी स्टोरी हो, तो कि समाज को दिशा दे सके। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि पिक्चर को जरूर देखना चाहिए, उसमें ये देखना चाहिए इसमें है क्या, किस ओर जा रही है। हाँ, जिज्ञासा इसमें है क्या, लास्ट तक देखेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा ये चीज़ है। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप बताइए सर, कैसे क्यों देखना चाहते हैं फिल्में? आपने फिल्में देखी होंगी बचपन में। आपके फिल्म के पोस्टर पे मैंने पढ़ा कि क्या होता है जब जीवन साथ नहीं छोड़ता है और मौत बेवफा हो जाती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको कैचिंग कर रहा था कि यार ये क्यों हाँ, लिखा और हुआ फिर है? अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो समस्याएं हैं आम जीवन की, उसमें उनका व्यवस्थित तरीके से विवरण है, उनका समाधान है। तो मेरे लगता है कि मुझे देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए। क्या कहेंगे पाठक जी आप? देखिए, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई और मुकेश जी ने बताया कि फिल्म देखने के पीछे का उद्देश्य होता है कि जो फिल्म का जो टाइटल है वो क्या संदेश दे रहा है, और संदेश देने के साथ साथ फिल्म की स्टोरी, कहानी और उसका एंटरटेनमेंट और मतलब संगीत, वो तभी अट्रैक्ट करता है। वो एक तरीके से नीरसता ना हो, क्योंकि जब दर्शक तभी जाएगा जब उसे कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ संदेश जन जन तक पहुंच रहा होगा, कुछ संदेश में मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा है। जी जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि फिल्मों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें स्ट्रेस से भी निकालती है, और दूसरी चीज़ ये हमारे समाज का जो हमारे आसपास घट रहा है उसे भी बताने की कोशिश करती है कि क्या घट रहा है और क्या चीज़ें हैं। तो ये ऐसी चीज़ आनी चाहिए, और जैसे इसके नाम से ही वो आ रहा है, थोड़ा सस्पेंस है, और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो मेरे हिसाब से ऐसी फिल्में आनी चाहिए जिसमें लोगों को सॉल्यूशन भी मिले, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं ऐसी फिल्मों का स्वागत करता हूँ। आइए, और कुछ हमारे साथ एक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक्टर्स हमारे साथी हैं भाई। आइए नरेंद्र जी ऊपर आ जाइए, खड़े हो जाइए। ये आपका किरदार क्या है, पहले तो थोड़ा सा किरदार के विषय में बताइए आप। ये चूँकि मैं बताना चाहूँगा, ये इस फिल्म में खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथी कलाकार हैं। नरेंद्र जी, ये क्यों आपने जो किरदार किया है उस किरदार के पीछे किस किस्म की सोच थी और क्या तैयारी थी? किरदार मेरा जो था वो मुझे पता तो था नहीं क्या किरदार है। मुझे बुलाया गया, टेस्ट किया गया, मैंने रेडी हो गया। फिर मुझे बताया गया तुम्हें जो ब्रोकर होते हैं वो बनना है, वो किरदार है आपका। और ये फिल्म जो है वो हर जो इंसान देखेगा उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो इसमें सब कुछ है वो इसमें फिल्म में। तो मुझे बताया गया कि आपका ब्रोकर का किरदार है और फिल्म का सीन ऐसा है कि आपको मेरा मकान है वो बिकवाना है।
तो उसी तरीके से फिर मैंने अपना गेटअप तैयार किया, बाल जैसे होते हैं चौरसिया टाइप, पान खा के और रंगीन बाल करके उस तरह से। फिर मेरे बॉस जो होते हैं मैं उनको जाता हूँ इनका मकान दिखवाने। अच्छा काम किया है। और इस फिल्म में ख़ास बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो डूब जाता है, लेकिन इंसान को हमेशा ताज़ा रखना चाहिए खुद को, इस फिल्म में है। जी, आपको क्या कहना है, आपका किरदार कैसा रहा इसमें? मेरा नाम गौरव धीरज है और मेरा किरदार था इसमें एक सूद पे पैसा देने का। तो ये मेरे मुंशी बने हुए थे। तो मैंने पैसा मैं ऐसे नहीं देता था, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी देख के ही पैसा देता था। तो मैंने उनकी प्रॉपर्टी देखी, उन्हें पैसा दिया। और ये रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वही इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि ये फिल्म देखें, क्योंकि इसलिए भी देखें कि बरेली में आखिर फिल्म कैसी बन रही है। मुंबई के लोग तो बना के चले जाते हैं, अच्छी होती है, बुरी होती, जैसी भी होती है, लेकिन ये फिल्म जरूर देखें कि बरेली में आखिर लोग कैसी फिल्म बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बरेली में आके कैसी फिल्म बना रहे हैं। कुछ और बहुत समय के बाद बरेली में पहली बार, फिल्में तो बहुत सारी हमने मुंबई से आते हैं करते हैं, पहली बार बरेली में किसी ने ऐसा कदम उठाया, मिलके टीम बनी और ये फिल्म पहली बार जो ऐतिहासिक फिल्म है मेरी ज़िंदगी की, जो अब रिलीज़ हो रही है थिएटर में। अब देखिए, ये कुल मिला के जो सारी चर्चा का विषय था, उसका जो एक संक्षेप में कहें जो निकल के आया, जो अर्क निकल के आया, वो ये है कि इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए। किरदारों को भी काम मिलता है, टेक्निकल लोगों को भी काम मिलता है, और साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी अनलीश होती है, यानी कि बढ़ती है, व्यापक होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी फिल्म, जैसे कि हमारे साथी जनों ने बताया, कोई भी फिल्म केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जी जाती, कुछ सीखने के लिए भी देखी जाती है, कुछ निरस्ता दूर करने के लिए भी देखी जाती है, क्योंकि हम सभी लोग दिन भर किसी न किसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, घिरे रहते हैं। अगर हम कुछ समय अपने लिए मनोरंजन के लिए या फिर उन सारी समस्याओं को भूलने के लिए निकाल पाएं, तो फिल्म एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग इस फिल्म को बनाते हैं, मेहनत करते हैं। और जैसे कि पवन भैया ने बताया कि चूंकि बरेली फिल्म का गढ़ होने जा रहा है, बरेली में बहुत सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, फिल्में भी आ रही हैं और फिल्में के कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह की फिल्में आती रहना चाहिए। आप सभी लोग इन फिल्मों को देखते रहिए, अपने जीवन की नीरसता दूर करते रहिए, अपने अंदर एंटरटेनमेंट स्थापित करते रहिए, और सबसे बड़ी बात, इन सारे किरदारों को जो आपके बीच से उठकर गए हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।